हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूलिप इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट। अगर आप देखें ये गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये जो चैप्टर है 6 मार्क्स का है। अगर हम ये 6 मार्क्स पक्के कर लेते हैं तो हमें उतने ही मार्क्स अच्छे सिक्योर हो जाएंगे इस चैप्टर से। चलिए अब शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट बजट, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखना, गवर्नमेंट का जो फिस्कल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। आगे, बजट क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसका एक बहुत इजी तरीका है याद रखने का इन हेडिंग्स को, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहला ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दूसरा है एक्टिविटीज टू सिक्योर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक बैलेंस बनाना पड़ता है गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर का, इसके लिए बजट बनता है। तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज, जिससे कि इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को कम किया जाए। चौथा है स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज। स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है जिनसे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है, जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लेस प्रोडक्शन, इनको स्टेबलाइज करना और नॉर्मलाइज करना। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है बजट के। इसको हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं मार्स, MARS, मार्स। देखो MARS, अगर मार्स वर्ड याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स देखें। 2 कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट अगेन डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट अगेन डिवाइडेड इनटू कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में फर्क क्या है? कैपिटल बजट एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट से डील करता है, जबकि रेवेन्यू बजट उन आइटम से डील करता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज के अलावा होती हैं। कैपिटल बजट के 2 पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू बजट के भी 2 पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे अब हम चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी वर्ड याद रखना, अगर वो इंक्लूड होते हैं, मतलब इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इनके एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं। आगे उसी तरह रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है revenue receipts are those receipts that do not affect assets and liabilities of the government, and capital receipt उसी तरह से those receipts that lead to fall in assets or rise in liabilities of the government। ये इनका मीनिंग भी है और पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हो गया दोनों का। रेवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू रिसीट्स इसका अमाउंट छोटा होता है, कैपिटल रिसीट्स का अमाउंट बड़ा होता है, और ये सारे एग्जांपल्स है। रेवेन्यू रिसीट्स में आता है टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक जैसे फाइन, पेनल्टी, स्पेशल असेसमेंट एटसेट्रा। और कैपिटल रिसीट्स में आता है सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेलिंग ऑफ लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, एंड आल्सो टेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस को हम राइज इन लायबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। चलिए आगे आता है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू का डिस्टिंक्शन। टैक्स रेवेन्यू इज दैट रेवेन्यू which is collected using various taxes। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस एंड अराइजेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल अगर अपन देखें, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, फीस एंड फाइन्स, स्पेशल असेसमेंट, एक्सटर्नल ग्रांट्स इन एड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। वैसे टैक्स रेवेन्यू के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एटसेट्रा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले याद रखना इनकी डेफिनेशन। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन है दैट टैक्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स एंड बर्डन ऑफ द टैक्स इज ऑन सेम इंडिविजुअल, whereas indirect tax responsibility to pay the tax and burden of the tax is on different individuals। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड गिफ्ट्स,
और इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है कंजम्पशन पे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर पे। डायरेक्ट टैक्स इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इनका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स आर कंपल्सरी एंड कैन नॉट बी एस्केप्ड, indirect tax can be escaped when you are not purchasing that good or service. इनके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स। अब टैक्स है क्या? टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government on households and firms. ये डेफिनेशन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप चाहो तो किसी भी कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं। आगे कमर्शियल रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। अब जैसे कमर्शियल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे एंटरप्राइजेस है, उसमें से वो जो भी बेच के पैसा कमाते हैं उसको हम कमर्शियल रेवेन्यू बोलते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टोल्स। याद रखना, टोल इज नॉट अ टैक्स। हम टोल टैक्स बोलते हैं जो कि गलत है, सिर्फ टोल्स होता है, क्योंकि टोल्स के बदले में, टोल्स हम जब पे करते हैं तो उसके बदले में हमें गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स मिलते हैं जो कि एक सर्विस है। अच्छा, कमर्शियल रेवेन्यू के एग्जांपल्स दूसरे देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक रेलवेज, बीएचईएल, एलआईसी, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, ये बहुत ईजी है याद रखना, अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, स्पेशल असेसमेंट, फॉरफीचर, एस शीट एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स। आगे टाइप्स ऑफ बजट। दो तरह के बजट होते हैं। पहला बजट होता है बैलेंस बजट, वेयर एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स। और दूसरा होता है अनबैलेंस बजट, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स। उसी तरह अगर हम अनबैलेंस बजट की बात करें, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है सरप्लस बजट, दैट बजट इन विच एस्टिमेटेड रिसीट्स आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स फॉर द गवर्नमेंट। उसी तरह डेफिसिट बजट क्या होता है? वेयर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसीट्स। तो सरप्लस का मतलब है मोर मनी is coming into the government, deficit का मतलब less money is coming into the government compared to its expenditure. आगे अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स इन बजट। डेफिसिट्स के चार बजट होते हैं, डेफिसिट चार तरह के होते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट। सबसे पहले हम सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बजट डेफिसिट के बारे में डील करते हैं। बजट डेफिसिट is that deficit in which estimated government expenditure is greater than estimated government receipts. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और गवर्नमेंट की रिसीट्स कम होती है। वी आर टॉकिंग ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड वी आर टॉकिंग ऑफ टोटल गवर्नमेंट रिसीट्स। चलिए अब अगला फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिसिट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। फिस्कल डेफिसिट, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका अगर हम देखें, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यानी डिफरेंस बिटवीन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल गवर्नमेंट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। याद रखना, बोरोइंग्स लाइबिलिटीज होती हैं बोरोइंग को छोड़ के। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब इनके इंप्लीकेशंस भी साथ में पूछे जाते हैं अक्सर। कई सारे इंप्लीकेशंस है, मैंने कोशिश करी कि मैं इजी वाले आपके पास रख सकूं। इसमें सबसे पहला जो होता है वो सबसे इजी वाला मैं लूंगा, इन्फ्लेशन। फिस्कल डेफिसिट की वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी बढ़ता है, देयरफॉर इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जनरली फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। पार्शियल यूज, हम जो भी बोरो करते हैं इस डेफिसिट की वजह से, उसका कुछ पार्ट हमें इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है जो कि किसी काम का नहीं होता है, जिससे हमारे कंट्री का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट होता है, लास्ट पॉइंट है, रिटार्ड्स ग्रोथ। बोरोइंग्स रिटार्ड्स आवर फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि हमें फ्यूचर की लायबिलिटी हम बढ़ा देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम होता है बोरोइंग्स। याद रखना, फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम होता है बोरोइंग्स। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर बोरोइंग्स दिया हुआ है एज अ एंट्री, तो हमें ध्यान रखना है कि वो फिस्कल डेफिसिट है। चलिए अब आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट
ये भी बहुत सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। ये सिर्फ रेवेन्यू बजट का पार्ट है। इसकी इम्प्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहला डिस सेविंग्स, क्योंकि हमें इसमें गवर्नमेंट को अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल के इस डेफिसिट को कवर करना पड़ता है। अगला है इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हम बोरोइंग करते हैं इससे, गवर्नमेंट बोरो करती है इससे। डेट ट्रैप, इसकी वजह से डेट ट्रैप होता है, मतलब एक लोन चुकाने के लिए हम नया लोन लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एसेट्स, जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बट टू सेल इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिससे गवर्नमेंट का एसेट्स कम होते हैं। एंड जो मैंने कहा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मोर मनी इज पम्प्ड इन द इकोनॉमी विच लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। प्राइमरी डेफिसिट, ये आखिरी डेफिसिट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बहुत सिंपल है ये, इसका फॉर्मूला प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बहुत सिंपल है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। याद रखना फिजिकल डेफिसिट का दूसरा नाम है बोरोइंग्स, तो हम इसका एक फॉर्मूला और बनता है कि बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आगे इसके इम्प्लीकेशन अगर हम देखें, पहला इम्प्लीकेशन, यह पहला पॉइंट जो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है, it shows how much is government borrowing under compulsion of interest payment and how much to create more future problem in the economy. दूसरा, it indicates how much government borrowing is going to meet expenses other than interest payment. मतलब ये बताता है कि हम जो बोरो कर रहे हैं उसमें से कितना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जा रहा है और कितना दूसरी जगह जा रहा है। तीसरा, ये जो डेफिसिट है ये शो करता है फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसी तरह अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इट मींस, इसका मतलब ये है कि फिजिकल डेफिसिट जो भी है इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। याद रखना फिजिकल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग्स होता है, तो जितना भी बोरो कर रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होता है अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो होता है तो। अब आगे, हाउ इज डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट रिड्यूस्ड। हम डेफिसिट कैसे कवर अप करते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड, so more money comes to the government. Second, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, दैट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट, उससे भी पैसा आ सकता है बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। चौथा, प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। नाउ करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इक्वल टू द डेफिसिट। हाँ, हालांकि इसके लिए आरबीआई का जो प्रोसीजर है न्यू करेंसी नोट्स प्रिंटिंग के लिए, जैसे इशूइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द आरबीआई, ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आगे इस चैप्टर में कुछ बहुत यूजफुल डेफिनेशंस है जो आपको अच्छे से तैयार करना है, जैसे डेट ट्रैप, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जिसका रेट इंक्रीज होता है विथ राइज इन इनकम एंड डिक्रीजेस विथ फॉल इन इनकम। प्रोपोर्शनल टैक्स, दैट टैक्स हुज रेट रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। Regressive tax, tax whose rate falls with the rise in the tax base. Plan expenditure और non-plan expenditure. याद रखना, plan expenditure is incurred by the government to fulfill its planned development program, and non-plan expenditure which are beyond the scope of its planned development programs. एनसीईआरटी में ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है, तो इसको आप जरूर देख लेना। पहला है पब्लिक गुड। Government provides certain goods and services which cannot be provided by market mechanism. Now market mechanism मतलब मार्केट के दो फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, उन्हें पब्लिक गुड्स बोलते हैं। और ये जो पब्लिक गुड है वो नॉन राइवलरस है और नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब इनको हटा नहीं सकते, इनके ऊपर खर्चा करना ही करना है। नॉन राइवलरस मीन्स इस गुड्स को यूज करने के लिए कोई भी राइवलरी या कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है, सबके लिए एक समान अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट गुड, देखो हम प्राइवेट वर्ड कितनी बार सुनते हैं, बट प्राइवेट गुड का मीनिंग क्या है? गुड्स फॉर विच इफ एनीवन डज नॉट पे फॉर द गुड देन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको वो गुड नहीं मिलेगा, इसे बोलते हैं प्राइवेट गुड। जैसे कोई सिनेमा देखने जाना चाहते हैं, अगर हम टिकट नहीं खरीदे तो हम पिक्चर नहीं देख सकते, सो व्यूइंग सिनेमा इन अ सिनेमा थिएटर इज अ प्राइवेट गुड बिकॉज इट इज पेएबल। अच्छा, इसीलिए प्राइवेट गुड्स होते हैं राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल। पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक गुड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पब्लिक प्रोविजन क्या होता है? मींस दैट दे आर फाइनेंस्ड थ्रू बजट एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। सो पब्लिक प्रोविजन
को हम बजट में प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए एक अलग से फंड बनता है। पब्लिक गुड्स में बी प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। याद रखना, पब्लिक गुड नॉर्मली तो गवर्नमेंट बनाती है, बट आजकल गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स भी इस तरह के पब्लिक गुड्स बनाने शुरू कर दिए हैं, बट वो कम है, याद रखना। फिर आता है व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन। तो याद रखना, पब्लिक प्रोविजन अलग है, पब्लिक प्रोडक्शन अलग है। पब्लिक प्रोविजन होता है दैट दे आर फाइनेंस्ड थ्रू बजट, और पब्लिक प्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन। इस चैप्टर में आपको जो भी चीज अच्छी लगे उसके आप स्क्रीनशॉट लेके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ये चैप्टर इस वीडियो से देख के आप हेडिंग्स और डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं या मुझे कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगले वीडियो के लिए भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। काइंडली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब this video and join to my channel Tulip Economics. Thank you everyone. See you in the new video.